अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए एक निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। कंपनी की आमदनी कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजों खरीदी जा सकती थीं। खेती में सुधार की जरूरत। कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। समस्या। स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलम कर चुकी थी। दूसरी तरफ गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। महल। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांवों का एक समूह होती थी। एक नई व्यवस्था। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। महलवारी बंदोबस्त, जिसमें राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंपा दिया गया। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। रैयतवारी व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था लागू किया गया जिसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उन्हें सीधे किसानों रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। यूरोप के लिए फसलें। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर जोर लगा दिया था। इसके बाद अन्य फसलें जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र में कपास, मद्रास में चावल, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना। भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। यूरोप में लोग कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, इसलिए भारतीय नील की मांग बढ़ने लगी। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ।
अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों में छा गया था। 1778 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। बागान एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। कॉफी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि। गुलाम ऐसा व्यक्ति जो किसी दासस्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती के मुख्य तरीके थे। निज खेती की व्यवस्था में बागान खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। रैयत व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नकद कर्जा मिला जाता था। बागान मालिक बीज उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने की जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। बीघा जमीन की एक माप। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। नील विद्रोह 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लठियालों लाठीधारी गुंडों से डरेंगे।